नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी को बिहार ने दिया वैक्सीन रिकॉर्ड का तोहफा। एक दिन में लगाए गए करीब 30 लाख डोज, रिकॉर्ड 2.27 लाख डोज पूर्वांचल जिले में लगाए गए 1.61 लाख डोज। वहीं मुजफ्फरनगर में दिए गए और 1 लाख से ज्यादा टीके पूर्णिया में लगाए गए। शुक्रवार को देश में हुए 2.5 करोड़ टीकाकरण। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ पेश हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव। हरीश रावत ने बुलाई विधायक दल की बैठक। पंजाब कांग्रेस में गहराई राज। सुप्रीम कोर्ट ने की उच्च न्यायालयों में एक बार में सबसे ज्यादा फेरबदल की सिफारिश। 41 जजों का नाम शामिल। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी संख्या में नामों की सिफारिश की। फिर चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कई नए केसेस आए सामने। 281 की मौत। देश में अब तक कोरोना से 3,40,639 एक्टिव केस जारी। और मुंबई एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। ट्रेन में गैस अटैक का अलर्ट जारी। अलर्ट के बाद जीआरपी ने मुंबई के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस यानी 17 सितंबर को देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन का जो नया रिकॉर्ड बना है, वो शुक्रवार को देश में हुए 2.5 करोड़ टीकाकरण में सबसे ज्यादा भागीदारी बिहार की इसमें रही। इतना ही नहीं, राज्य ने खुद एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बिहार को राज्य की 7.4 करोड़ पात्र जनता का 15 करोड़ डोज के साथ दिसंबर के अंत तक दोहरा टीकाकरण करना होगा। यहाँ पे केवल एक तिहाई डोज ही लगाई गई हैं और कुल टीकाकरण का आंकड़ा जो है वो 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। फिलहाल के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे बिहार ने 17 सितंबर को करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बने 2.5 करोड़ टीकों के रिकॉर्ड में यह सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। इस उपलब्धि के साथ बिहार ने 31 अगस्त को बने 27.6 लाख डोज लगाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। उस दिन राज्य ने करीब 10,000 टीकाकरण केंद्र आयोजित किए थे। हालांकि 17 सितंबर को इस आंकड़े को बढ़ाकर 14,000 कर दिया। और खास बात यह है कि बिहार अब एक दिन में सबसे ज्यादा डोज लगाने के मामले में बिहार केवल उत्तर प्रदेश से पीछे है। 31 अगस्त को यूपी में 35 लाख डोज लगाए गए थे। शुक्रवार को यह आंकड़ा 27.5 लाख रहा और 17 सितंबर को लगाए गए कुल 30 लाख डोज में से लगभग 28 लाख बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगाए गए थे। सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में टीका लगाने वाले कर्मी नाव के जरिए पहुंचे। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की ओर से शुक्रवार देर रात किए गए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि शनिवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में पीपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस विधायक की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार कैप्टन विरोधी गुट आज विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने साथी विधायकों की बैठक अपने सिसवा फार्म हाउस में बुला रखी है। हरीश रावत ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर देर रात घोषणा की। ईआईसीसी को कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों से एक प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। इसलिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 18 सितंबर को शाम 5 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है। रावत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पीपीसीसी की बैठक को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है। रावत ने कहा कि पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों से अनुरोध है कि कृपया इस बैठक में शामिल हो। कुछ मिनट बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। एआईसीसी के निदेशक के अनुसार पीपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कैप्टन कैंप की ओर से इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि हरीश रावत के अलावा दिल्ली के पार्टी के 2 पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और अजय माकन के बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। चौधरी राहुल गांधी के विश्वास पात्र और राजस्थान कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के 41
न्यायाधीशों की भूमिका में बदलाव की सिफारिश की है। कहा जा रहा है ऐसे पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में इतनी बड़ी संख्या में नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 8 जजों को अलग अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस को किसी अन्य हाई कोर्ट का प्रमुख बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिस यू ललित, AM खानविलकर, DVI चंद्रचूड़ और LN राव भी इस कॉलेजियम में शामिल थे। इस दौरान 28 हाई कोर्ट के जजों के तबादले करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम की तरफ से दिए गए 41 नामों से 13 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और 28 जज हैं। उम्मीद की जा रही है कि सभी सिफारिशें आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय तक शनिवार को पहुंचेंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के प्रमुख अकील कुरैशी का तबादला राजस्थान करने की बात कर गई है। वहीं ट्रांसफर किए गए 4 अन्य चीफ जस्टिस में जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, मोहम्मद रफीक, जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस विश्वनाथ का नाम शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रमुख बनाने की सिफारिश की गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस के तौर पर आंध्र प्रदेश भेजने की बात भी की गई है। बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस की तो ऋतुराज अवस्थी को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रमुख बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। तो देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती दिख रही है। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद हर दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा है। पिछले 4 दिनों में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 35,662 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 281 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,17,390 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,40,639 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,26,32,222 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,44,529 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 79,42,87,699 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,15,98,046 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 23,260 नए मामले सामने आए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस की संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 17 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित एक मरीज की गोंडा जिले में मौत हो जाने से अब तक इस संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या जो है वो 22,857 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 239 नए मामले भी सामने आए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने मुंबई के जागेश्वरी से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जाकिर बताया जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी हासिल हुई है उसमें जाकिर ने पहले पकड़े गए आतंकी मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया से हथियार और विस्फोटक लिए थे। आतंकियों से पूछताछ के बाद मुंबई और दिल्ली ATS की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और संदिग्ध आतंकियों को पकड़ रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मंगलवार को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और पाकिस्तान में ISI द्वारा प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी देश में आगामी त्योहारों के दौरान कई विस्फोटक योजनाओं को अंजाम देने वाले थे। वहीं खुफिया एजेंसियों ने GRP को आगाह किया है कि आतंकी ट्रेन में गैस अटैक या फिर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ को गाड़ी से रौंदने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में दिल्ली स्पेशल सेल को मिली जानकारी के अलावा GRP को विभिन्न एजेंसियों से कई ऐसे अलर्ट मिले हैं। GRP ने मुंबई के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है और एंट्री तथा एग्जिट के रास्ते भी बंद कर दिए। फिलहाल बुलेटिन आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अर पन्ना काली वा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नान सौजियो साथ चितोड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे बनवीर ये। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। जी हां, योगी सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ाने जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना और अन्य बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फैसला करने की तैयारी की है, जिसके तहत डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। जानकारी के अनुसार इस निर्णय से संबंधित प्रस्ताव पर जल्द ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने एक्सक्लूसिव बयान दिया है और कहा है कि हमें ज्यादा अनुभव वाले डॉक्टरों की आवश्यकता है। डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोले, इससे बेहतर है कि वह अपनी सेवाएं हमें ही दें। इसको देखते हुए हमने प्रस्ताव दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाएगी। वहीं सरकार के कार्यकाल के संबंध में वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक लोक संकल्प पत्र का हर वादा पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने वो काम किए हैं जो सोचना भी सपा और बसपा के लिए मुश्किल था। कोरोना को लेकर अभी राज्य के हालात बेहद बुरे हैं, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में 35 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। यहां तक कि वैक्सीनेशन के मामले में भी हमने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आज यूपी में 50% से ज्यादा आबादी वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी है। इस सरकार में जितने मेडिकल कॉलेज खोले गए वो किसी सरकार में नहीं खोले गए। विपक्ष के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है। राजस्थान के अजमेर पुलिस ने पुष्कर में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि पुष्कर के बौद्धा रिलैक्स स्पा में इसके नाम पर देह व्यापार चल रहा है। इस पर प्रशिक्षु आईपीएस सुमित व पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने एक बोगस ग्राहक को स्पा सेंटर भेजा। जब स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना प्रमाणित हुई तो पुलिस ने छापेमारी करके कार्रवाई करते हुए वेश्यावृत्ति में लिप्त 6 युवतियों के साथ स्पा मैनेजर योगेश माली व अन्य कर्मचारी को पीटा एक्स में गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि राजस्थान में महिला कांस्टेबल व बच्चे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए आरएसपी हीरालाल सैनी पुष्कर के ही एक रिसोर्ट में रुके थे, जहां बीती जुलाई माह में उनका वीडियो बनाया गया था। पुष्कर पुलिस थानाधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि बौद्धा रिलैक्स स्पा में बीते लंबे समय से स्पा की आड़ में देह व्यापार चलने की शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद ही बीते शुक्रवार शाम को स्पा में बोगस ग्राहक भेजा गया और ग्राहक के आरोपित मैनेजर से देह व्यापार के लिए युवतियों का सौदा तय किया गया। इसके बाद ही बोगस ग्राहक का इशारा मिलते ही पुलिस ने स्पा में दबिश की। आरोपियों ने कब्जे से पुलिस ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार की गई युवतियां अन्य राज्यों से पुष्कर बुलाई जाती थी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्यसभा की खाली हुई 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने लगभग अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने असम से राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन को उम्मीदवार घोषित किया गया। बता दें कि सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय वह मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं। बता दें कि इन 7 सीटों में से 6 के लिए उपचुनाव होना है, जबकि पुडुचेरी की 1 सीट के लिए उपचुनाव होगा और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 1-1 और तमिलनाडु की जो 2 सीटें हैं उन पर उपचुनाव होगा। इस तरह बिहार की विधानसभा परिषद की 1 सीट के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसकी अधिसूचना 15 सितंबर को जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही पुडुचेरी की 1 सीट पर 4 अक्टूबर को चुनाव होना तय है। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु से 7 मई 2021 को आईएडीएमके के नेता केपी मुनुसामी के इस्तीफे के बाद से राज्यसभा की सीट खाली है और राज्यसभा सदस्य के तौर पर केपी मुनुसामी का कार्यकाल 2026 तक था। मुनुसामी के अलावा तमिलनाडु के ही आर वेथिलिंगम के इस्तीफे के बाद से राज्यसभा की एक और सीट खाली पड़ी है। आर वेथिलिंगम कार्यकाल उनका 2022 तक का था।
तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सर्दियों में राजधानी में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए उपायों का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी निजी कंस्ट्रक्शन साइट्स को धूल से प्रदूषण को रोकने के लिए 14 सूत्री दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी सरकारी और निजी एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। सरकार ने कंपनियों को 21 सितंबर तक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अपना एक्शन प्लान बताने के लिए कहा है। राय ने यह भी कहा कि सभी विभागों के एक्शन प्लान के आधार पर राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहर में कई निजी एजेंसियां निर्माण कार्य कर रही हैं और उन्होंने LNDT, शाहपुर रजी, NBCC समेत 50 से अधिक ऐसी कंपनियों के साथ बैठक की है। जो मंत्री ने कहा है कि इन निजी कंस्ट्रक्शन साइट्स को 15 दिनों में धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। बता दें कि इस बार दिल्ली सरकार ने दिवाली पर इस तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली में हर साल दीपावली के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी हर प्रकार के पटाखों का भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। राजस्थान में मॉनसून की विदाई को अभी कुछ ही दिन का समय है। इस समय मॉनसून अपने अंतिम समय में प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा सक्रिय हो गया। राज्य के जैसलमेर जिले में शनिवार को भी जमकर बारिश हो रही है। यहां बीते गुरुवार की शाम से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। सावन महीने में सूखे के हालात के बाद अब बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अच्छी बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। कोटा में भी आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कोटा शहर समेत आसपास के गांव में भी आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जयपुर के मौसम विज्ञान विभाग ने 16 और 20 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की अलर्ट जारी कर दी है। इसके तहत 18 और 19 सितंबर को कई जिलों में अति भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहे कम दबाव वाले क्षेत्र का राजस्थान पर असर बीते शुक्रवार को दिखाई देगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में शनिवार को अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जो आगामी 24 घंटों तक जारी रह सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर राजधानी के लोगों को भी अलर्ट किया है। राज्य के भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश बीते शुक्रवार को दर्ज की गई। 18 से 20 सितंबर तक सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पश्चिम राजस्थान में नागौर, पाली और बाड़मेर जिले में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द ही हाजिर होंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. के बाद आपका मैं फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां राज्यसभा की एक सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश कोटे में अपना नाम तय कर लिया है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉक्टर एल मुरुगन के नाम पर मुहर लगा दी है। मुरुगन के अलावा असम के सर्बानंद सोनोवाल का नाम राज्यसभा जाने वालों में तय कर दिया गया है। मुरुगन फिलहाल केंद्र में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री है और डॉक्टर एल मुरुगन का नाम तय होने के बाद उनका जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से मध्य प्रदेश ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा न करने का फैसला किया है। राज्यसभा उपचुनाव और मतगणना के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा न करने के ऐलान के बाद उपचुनाव की नौबत न आना तय ही है। मध्य प्रदेश में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भले ही उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला लिया हो, लेकिन उसकी एक शर्त ने सियासी माहौल गरमा दिया था। कांग्रेस ने बीजेपी के सामने मांग रखी थी कि राज्यसभा के लिए उसको जो भी उम्मीदवार हो वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा था कि थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे और इसके इस्तीफे के कारण ही ये सीट रिक्त हुई है। लिहाजा बीजेपी अब जो भी उम्मीदवार मैदान में खड़ा करे वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही होना चाहिए।
तो उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है। जोशी ने उत्तराखंड से जाते जाते साफ शब्दों में कह दिया कि राज्य के विधानसभा चुनाव पुष्कर धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात पर किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय बात यह है कि बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह और सह प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून गए थे। 2 दिनों तक उन्होंने बैक टू बैक बैठकों के दौरे कराए और सरकार, संगठन व कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला। जोशी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डिनेशन का है, सब नेताओं को एकजुट होकर पार्टी के कामों को आगे बढ़ाना है। जोशी ने पार्टी नेताओं से अपील की कि पार्टी की ओर से दिए गए कामों को पूरी तरह ईमानदारी के साथ करें। दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को जोशी ने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए प्रभारियों की मीटिंग भी ली है। इस दौरान 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए टिप्स दिए गए। इस दौरान जोशी ने सभी से अपील की कि दूसरी पार्टियों में से जो लोग बीजेपी में आए हैं उनको भी साथ लेकर चले। जोशी ने कहा कि युवा सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में 60 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है और इसे हर साल में, हर हाल में हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करना तभी संभव होगा जब सब एकजुट होकर कार्य करेंगे, सरकार की योजनाओं लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ ही लोगों को उनका लाभ भी दिखलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार होना भी बेहद जरूरी है। सीएम पुष्कर धामी ने इस दौरान नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है वो पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में 24,000 नौकरियां देने को लेकर जनता के बीच जो भ्रम फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्पष्ट कहा था कि हम भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सीएम ने कहा कि हम करीब 6,000 नौकरियों का प्रपोजल भेज चुके हैं और अगले 2 महीने में 6,000 और नौकरियों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपने 1 दिवसीय प्रवास के पर बीते शुक्रवार को राजानंदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन ने प्रदेश में सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस से हो रही खींचतान पर बयान किया है। पूर्व सीएम सिंह ने कहा है कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री ही नहीं है। कांग्रेस का 2.5 साल का फॉर्मूला पता नहीं कब खत्म होगा, जबकि बीजेपी ने इन 6 माह में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। कांग्रेस एक मुख्यमंत्री को नहीं बदल पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 1 दिवसीय प्रवास पर राजानंदगांव के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत किया था। यही मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने कहा कि भाजपा को निर्णय लेने में समय नहीं लगता, जबकि कांग्रेस पिछले कई महीनों से निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसे मुख्यमंत्री रखना चाहिए और किसे नहीं रखना चाहिए। 2.5 साल का सिलसिला पता नहीं कब समाप्त हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और भी कई मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि लेकिन 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ही नहीं, और प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा तो विकास कार्यों का और भी निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, जिसे देखते हुए कांग्रेस को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में सीएम को लेकर फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि फिर से कांग्रेस विधायकों में गुटबाजी होनी शुरू हो गई है। आगामी कुछ दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली का दौरा भी कर सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को सही ठहरा रहे हैं और दुनिया में उन्हें वक्त देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी पीछे नहीं है। उसने भी तालिबान सरकार के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एंकर ने तो हद ही कर दी। उसने हिजाब को सही ठहराते हुए लाइव कैमरे के सामने हिजाब पहनकर दिखाया और कहा इसे पहनने से सोच नहीं बदलती। समाज टीवी की न्यूज एंकर हैं ये और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस लाइव डिबेट में पाकिस्तानी प्रोफेसर परवेज हुडभयो भी शामिल हैं, जो बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों को हिजाब पहनने को कहा जा रहा है तो इसके जवाब में एंकर तिलमिला गई और हिजाब का बचाव करने लगी और इसके बाद उन्होंने हिजाब पहनकर भी दिखाया। राजनीति के गलियारों में शुक्रवार रात अचानक से राखी सावंत के नाम का हल्ला मच गया। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा क्वीन के नाम से जाने जाने वाली राखी सावंत इन पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी वह सियासत का हिस्सा बन गई हैं। दरअसल पंजाब की सियासत में आइटम गर्ल राखी सावंत का नाम तब गूंजा जब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत कह डाला। इस बात से राखी सावंत इतनी नाराज हुई कि आप नेता राघव चड्ढा के चेतावनी दे डाली। राखी सावंत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पेपराजी के साथ अक्सर वह इस मुद्दे पर बात करती हुई दिखती हैं।
दरअसल बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान आया था सामने। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए उन्हें पंजाब की राजनीति की राखी सावंत कहा गया। नेताओं ने वार पलटवार किया तो राखी सावंत का नाम जिस तरह से घसीटा गया है उस पर एक्ट्रेस ने आप पार्टी को खरी खोटी सुना दी है। एक चैनल से बात करते हुए राखी सावंत ने सख्त लहजे में कहा कि मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो। जो मिस्टर चड्ढा हो ना, मेरे नाम लोगों को ना तो तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। तो इस तरीके से बयानबाजी करती हुई दिखी राखी सावंत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़।